स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर। इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम देखेंगे कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहाँ पे हमें दो तरह के होंगे। पहले होंगे गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेनिक सेल भी इन्हें बोलेंगे। ये केमिकल रिएक्शंस करेंगे और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ये केमिकल रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगी, इनका डेल्टा सी ज़ीरो होगा और इसका एक एग्जांपल है डैनियल सेल। इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल देखेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होते हैं ये आपके इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करेंगे और इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे और यहाँ पे जो आपका डेल्टा जी होगा ये पॉजिटिव होगा। ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो होंगी वो आपकी करवानी पड़ रही हैं, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हम देखेंगे कि ये कंडक्टर होते हैं और कंडक्टर हम जानते हैं दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये मेटेलिक कंडक्टर हो सकते हैं या फिर ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो सकते हैं। तो मेटेलिक कंडक्टर के बारे में तो हम सब फिजिक्स में पढ़ते हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका कंडक्टेंस देखेंगे। ठीक है, आयोनिक होंगे, हम ये चीज़ भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो कंडक्टेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? कंडक्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस का इन्वर्स, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं जिसकी ऐसा यूनिट ओम्स, जिसे हम ओम्स लॉ से भी हमने डराइव किया हुआ है, जिसका फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए और रो यहाँ पे रेजिस्टिविटी है। अब हमने बात करी कि जो आपका कंडक्टेंस जो है वो आपका इसी का इन्वर्स है। तो जब हम इसका इन्वर्स करेंगे यानी कि 1/r रेसिप्रोकल करेंगे इज इक्वल्स टू 1/रो इंटू ए बाई एल। तो यहाँ से जब हम देखेंगे कि 1/r को हम g लिख सकते हैं, 1/रो को हम k लिख सकते हैं, मतलब कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल a बाई एल। तो यहाँ पे k का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया GL/A। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था रो एल बाई ए और k का जो फॉर्मूला आ गया यानी कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला आ गया वो हो गया GL/A। ठीक है, अब L/A के टर्म्स में हमें याद रखना है क्योंकि L/A एक सेल कांस्टेंट है। जब एक कोई भी गिवन सेल है, जो सेल बन जाता है तो उसका सेल कांस्टेंट जो है वो फिक्स हो जाता है, वो किसी भी फिर उसके बाद चेंज नहीं होता। ठीक है, जब वो उसका तुम साइज चेंज करोगे तभी वो चेंज होगा, सेल कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक हमें बात समझ आती है। कंडक्टिविटी का मतलब होता है, यहाँ पे कंडक्टिविटी में हम वॉल्यूम को फिक्स कर देते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में जो कंडक्टेंस होगा उसे हम कंडक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, तो कंडक्टिविटी की जो यूनिट है वो हमें कैसे समझ आती है? सबसे पहले हम देखते हैं सेल कांस्टेंट की यूनिट जो होगी वो मीटर इन्वर्स होगी, क्योंकि लेंथ अपॉन एरिया है तो मीटर इन्वर्स हो गई। और ये इसकी ऐसा यूनिट है, और अगर इसकी कॉमन यूनिट है तो 70 मीटर इन्वर्स हो गई। कंडक्टिविटी यानी कि जी जो है आपका, सॉरी कंडक्टेंस, इसकी जो ऐसा यूनिट है वो साइमन है और कॉमन यूनिट ओम इन्वर्स या फिर मोह है। और कंडक्टिविटी की क्या हो गई? फिर कंडक्टिविटी की जो ऐसा यूनिट हो गई वो सीमन मीटर इन्वर्स हो गई या फिर कॉमन यूनिट सीमन सेंटीमीटर इन्वर्स हो गई। अब हमें पता है कि सीमन मीटर इन्वर्स यानी कि सीमन अपॉन मीटर जो है इज इक्वल्स टू सीमेंस। अब सेंटीमीटर इन्वर्स में करना है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अपॉन में 100 आ रहा है यानी कि 10⁻²। तो ये यूनिट कन्वर्जन हो गया इसका। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कंडक्टिविटी का मतलब है, यहाँ पे हमने आपकी वॉल्यूम फिक्स कर दी है। वॉल्यूम फिक्स करने का मतलब है लेंथ इंटू एरिया। 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो भी कंडक्टिविटी होगी वो हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम उसे बोलेंगे या कंडक्टिविटी बोलेंगे। और ऐसे केस में जो आपका कंडक्टेंस है वो कंडक्टिविटी के बराबर हो जाएगा, है ना। के और जी बराबर हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम ही उतनी है, तो जो कंडक्टेंस होगा वही कंडक्टिविटी होगी। लेंथ अपॉन एरिया जो है वो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि सेल कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे फिक्स है। हम जानते हैं कि जो के जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये एडिटिव है नेचर में। यानी कि अगर हमें सोडियम क्लोराइड दे रखे हैं तो सोडियम का जो कंडक्टिविटी है, जो क्लोराइड की जो कंडक्टिविटी है, उसको हम जोड़ के टोटल कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं मोल्टन NaCl में। और एक्वस NaCl है तो वहाँ पे वाटर की कंडक्टिविटी हमने 0 ली। क्यों? क्योंकि जब तक हमें प्रोवाइड नहीं होगा वाटर की कंडक्टिविटी हम 0 ही लेंगे। इसे हम कंडक्टिव वाटर भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि डिपेंड किस किस पे करता है। कंडक्टिविटी हमने सिर्फ वॉल्यूम फिक्स कर देने से तो चीज़ें सही नहीं होंगी, पता नहीं चलेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगी। कोई उतनी वॉल्यूम में ज़्यादा कंसंट्रेशन रख दे रहा है, या फिर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करेगी कि वो स्ट्रॉन्ग है कि वो वीक है। तो यहाँ पे हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं कंडक्टिविटी को मेज़र करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की, और उस
इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं कंडक्टिव सेल। ठीक है, अब हमने, क्योंकि सिर्फ कंडक्टिविटी से बात नहीं बन रही थी, क्योंकि वो आपकी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट वो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। कोई एक ही वॉल्यूम आपने जो यूनिट वॉल्यूम में ही अगर आपने ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला ले लिया, किसी ने कम कंसंट्रेशन वाला ले लिया, तो कंडक्टिविटी सेम ही टाइप के लिए अलग अलग आ जाएगी। सेम टाइप के सॉल्यूशन के लिए अलग अलग कंसंट्रेशन पे अलग अलग कंडक्टिविटी आएगी। तो इसीलिए यहाँ पे एक टर्म बनाया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, सॉरी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या हुआ कि हमने वॉल्यूम फिक्स नहीं करी, हमने अमाउंट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फिक्स कर दिए। हमने कहा कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट जितना कंडक्टेंस करेगा वो उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने वॉल्यूम तो फिक्स करी ही नहीं है। तो अब हमें इतना पता चल गया कि कंडक्टेंस का मतलब होता है यूनिट वॉल्यूम में, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में के होगा, और हमें वो वॉल्यूम पता करनी है जिसमें हमारा 1 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाए। तो वो मान लो वी वॉल्यूम आ गई, तो वहाँ पे कंडक्टेंस क्या आ गया, वहाँ पे के वी आ गया, यानी कि वो कंडक्टेंस जो आपकी उस वॉल्यूम की वजह से कंडक्टिविटी इनटू वो वाली वॉल्यूम जो आपकी 1 ग्राम इक्विवेलेंट H प्लस आयंस या फिर इलेक्ट्रॉन्स को रखती है, उसकी वजह से जो आपका कंडक्टेंस होगा वही आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा। तो अब हमें वो वॉल्यूम निकालेंगे कैसे। अब हमें ये बात पता है कि ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब बात कर रहे हैं, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन या फिर 1 मोल H प्लस आयंस या फिर 1 मोल N फैक्टर। तो अगर मान लो किसी की नॉर्मेलिटी x है, इसका मतलब क्या है कि x नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1000 ml में प्रेजेंट है। अब हमें यहाँ पे वॉल्यूम ml में लेनी है ना, यानी कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1000 अपॉन x मोल में प्रेजेंट है, और हमने x को n बोला, यानी कि x की नॉर्मेलिटी है। अगर x n के बराबर है, इसका मतलब वॉल्यूम ml में क्या होगी, जो कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट रखती है, वो होगी 1000 अपॉन n। तो कंडक्टिविटी जो है आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा कप्पा इंटू वॉल्यूम, वो वाली वॉल्यूम जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट है वो है आपकी 1000 अपॉन n। तो आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला आ गया कप्पा इंटू 1000 अपॉन n। ठीक है, अब यहाँ पे हमें समझ आना चाहिए कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और H प्लस आयन फिक्स करे हैं किसी सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, वो वॉल्यूम फिक्स नहीं है, लेकिन वो वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में होगी, ये पक्का है। ठीक है, हमें एक बात और समझनी चाहिए यहाँ पे कि हम जो के की वैल्यू यानी कप्पा की वैल्यू जो रखेंगे उसी के रेस्पेक्ट में हमें कंडक्टिविटी की वैल्यू भी मिलेगी। ठीक है, इक्विवेलेंट हो या मोलर हो। अगर हमने यहाँ पे कप्पा की वैल्यू 7 पर सेंटीमीटर इनवर्स रखी है, पर सेंटीमीटर रखी है, तो यहाँ पे हमें जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो भी हमें सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगी। लेकिन अगर हमने यहाँ पे मीटर स्केप की वैल्यू साइमन पर मीटर रखी है, तो यहाँ पे साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट मिलेगी। ठीक है, तो ये हमें कन्वर्सन पता ही है कि आपका जो साइमन अपॉन मीटर इज इक्वल्स होता है 1/100 साइमन प्लस सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं, अगर हम यहाँ पे हमने देखा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, लेकिन हम अब मोलर कंडक्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो मोलर कंडक्ट हमने यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फिक्स किए थे, यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल फिक्स कर देंगे। तो होगा क्या कि इसी फॉर्मूले में देखते हैं, यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000 अपॉन n था, और हम जानते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स होता है मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। तो जो कप्पा इंटू 1000 अपॉन m है, ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंटू n फैक्टर। इक्विवेलेंट, देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ फिक्स है यहाँ पे, जो कि है आपका ग्राम इक्विवेलेंट। आप वॉल्यूम फिक्स नहीं कर सकते, है ना। ज़रूरी नहीं है ना कि आप यूनिट वॉल्यूम की ही बात करो, क्योंकि यहाँ पे एक जो फिक्स चीज़ है वो है कि आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फिक्स रखो, और मोलर कंडक्टिविटी में आप नंबर ऑफ मोल फिक्स रखो। ठीक है, क्योंकि फिर आप वॉल्यूम चेंज करोगे पर यूनिट वॉल्यूम, तो फिर आप वो उस अमाउंट के साथ खेलने लग जाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस।
कंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटर आयनिक इंटरेक्शन अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और कंडक्टेंस कम होगा। ठीक है, अगर पोलैरिटी के बारे में बात करें तो जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पोलैरिटी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। जैसे कि पानी पोलर होता है तो पानी का कंडक्टेंस, पानी में एक्चुअल में जो आपका कंडक्टेंस ज़्यादा होता है। प्योर वाटर कंडक्टिव नहीं कंडक्ट करता, लेकिन इम्प्योर वाटर करता है, कहीं ना कहीं ये भी एक सत्य है। फिर उसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे, लेकिन इम्प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, लेकिन हमें इतना याद रखना है कि पोलैरिटी अगर ज़्यादा होगी सॉल्वेंट की तो वहाँ पे कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। फिर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करें तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट से। नंबर ऑफ आयन के बारे में बात करें तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयन होंगे उतना ज़्यादा कंडक्टेंस होगा। हाइड्रेटेड साइज़ के बारे में बात करें तो जितना ज़्यादा साइज़ होगा आयन का उतनी ज़्यादा उसकी मोबिलिटी कम होगी, और उतनी ज़्यादा मोबिलिटी कम होने की वजह से ज़्यादा कंडक्टेंस कम होगा। अब अगर हम टेम्परेचर के बारे में बात करें तो टेम्परेचर ज़्यादा मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मतलब डिस्टेंस बिटवीन आयंस ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस कम और कंडक्टेंस ज़्यादा। इसके अलावा हमें यहाँ पे याद रखनी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास HCl होता है, HNO3 होता है, HClO4 होता है, H2SO4 हो सकता है। इसके अलावा HI और HBr, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड आते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है कंडक्टेंस का। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर हमें कंडक्टेंस का बताना है और हमें यहाँ पे आयन दे रखे हैं Na+ आयन, K+ आयन, Li+ आयन, Rb+ आयन, तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि जिसका ज़्यादा कंडक्टेंस होगा तो सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग में हमें पता है कि NaCl आपका देखो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना। फिर आपका H3PO4 भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये दोनों आपके स्ट्रॉन्ग आ गए A और B, है ना। और उसके बाद आपका Na2SO4 और Na3PO4, तो H3PO4 जो है वो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है और बाकी के तीनों आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। ठीक है, तो आपने वीक वाले को तो सबसे पीछे रख देना है, बी वाले को सबसे पीछे रख देना है। अब आपको स्ट्रॉन्ग वाले में देखना है, तो स्ट्रॉन्ग वाले में जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आयन होंगे वो सबसे आगे रहेगा, उसका कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर आ जाता है DCAB। अब हम रेडियस के बारे में, ऑर्डर के रेडियस के बारे में बात करें तो जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ज़्यादा वो बड़ा होगा, उसकी मोबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी और कंडक्टेंस उतना ही कम होगा। तो लिथियम बहुत छोटा है, इसीलिए लिथियम को सबसे हमने पीछे रखा है, क्योंकि हाइड्रेटेड साइज उसका, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रेडियस का मतलब है उसका हाइड्रेटेड साइज की बात हो रही है, तो हाइड्रेटेड साइड बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उसका कंडक्टेंस बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाइल्यूशन के बारे में। तो डाइल्यूशन का मतलब होता है कि डाइल्यूशन का कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सिर्फ कंडक्टिविटी पे। तो हम जानते हैं कि हम जब डाइल्यूट करेंगे तो वहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस जो है वो कम होने लग जाएंगे, तो आपकी कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। लेकिन कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब कंडक्टेंस में वॉल्यूम तो फिक्स है नहीं, आप जैसे पानी बढ़ा रहे हो आयंस जो है ज़्यादा अच्छे से टूट रहे हैं, तो वहाँ पर आपके कंडक्टेंस में आपकी जो कंडक्टेंस में डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक सॉल्यूशन है NaCl का, यहाँ पे आपका मैक्सिमम कंडक्टेंस बताना है। तो कंडक्टेंस अगर उसने बोल दिया तो आप सिंपल जो ज़्यादा डाइल्यूटेड है उस पर टिक कर दो, लेकिन अगर उसने कंडक्टिविटी पूछ ली तो आपका वहाँ पे जो सबसे कम डाइल्यूटेड है उसकी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन और मोलर। अब आपने अगर मोलर कंडक्टेंस और मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में बात करी कि इन पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ आयन तो फिक्स कर दिया आपने, भले ही वो कितनी भी वॉल्यूम में आए, नंबर ऑफ आयन्स या फिर नंबर ऑफ मोल। अब आप डाइल्यूट करोगे तो उतने ही आयन्स और अच्छे से मूव कर पाएंगे क्योंकि डाइल्यूशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपकी मोलर कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो आपकी बढ़ेगी। ठीक है, पानी डालने पे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि स्ट्रॉन्ग अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो वो वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऑल्दो वहाँ पे भी बढ़ेगी। और लेकिन डाइल्यूट वाले में क्या होगा कि डाइल्यूट वाले में अल्फ़ा जो है और ज़्यादा टूटेगा, मतलब और ज़्यादा बढ़ेगी अल्फ़ा की वैल्यू। तो ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम यहाँ पे ये भी जानते हैं कि अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है √KA/C होती है। तो कंसंट्रेशन आपकी कम हो रही है, कंसंट्रेशन कम हो रही है, इसका मतलब अल्फ़ा बढ़ रहा है ना वीक इलेक्ट्रोलाइट में। तो हमें यहाँ पे इंक्रीज जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा देखने को मिलेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, लेकिन इंक्रीज हमें दोनों में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के बारे में। तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस
विच एन इलेक्ट्रोलाइट कैन शो। इसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट मैक्सिमम आपका कंडक्टेंस दिखा सकता है। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस जो है वो हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दिखाते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन उसकी ज़ीरो, बिल्कुल पानी है ना। अब हमें एक बात समझनी होगी कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो डिवाई हकल इक्वेशन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो लेकिन आपके जो वीक वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट वो डिवाई हकल इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं। वो उनके लिए कोलरॉस लॉ बनाया गया है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो डिवाई हकल इक्वेशन है वो आपका कहती है कि मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू B√C। यहाँ पे B है आपका डिवाई हकल कांस्टेंट, C आपकी कंसंट्रेशन है, और आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस दे रखा है इन्फिनिटी लगा के, और मोलर कंडक्टेंस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसका कैलकुलेट करेंगे बाई एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस वर्सेस, हम इसका कर्व बनाएंगे और इस कर्व उसको टुवार्ड्स मोलर कंडक्टेंस के एक्सिस के अराउंड। तो ये हमें तीनों चीज़ें कैलकुलेट करके दी होंगी और हमें लिमिटेड मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करना होगा। अब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिवाई हकल इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पे होगा क्या कि हम एक ग्राफ देखते हैं कि जैसे जैसे हम डेल्टा C में एक्स एक्सिस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी कंसंट्रेशन जो है वो आपकी बढ़ती जा रही है। कंसंट्रेशन बढ़ती है यानी कि सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन कम बिल्कुल पहले ही है, और वहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितनी ज़्यादा आपकी कंसंट्रेशन कम, जितना ज़्यादा डायलेटेड उतना ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन डिवाई हकल वाली इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी वो KCl पे, आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जहाँ पे देखोगे वहाँ देखने को मिलेगी, और वीक इलेक्ट्रोलाइट की आपको ऐसी देखने को मिल रही है। ठीक है, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे बहुत कम होती जाएगी यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये कैलकुलेट कैसे होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते बाय एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ कर्व। हम एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ कर्व से नहीं पता कर सकते जैसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कराए थे। तो यहाँ पे हम कोलरॉस लॉ यूज़ करते हैं। कोलरॉस लॉ यहाँ पे क्या कहता है कि जो इंडिविजुअल आपके आयन है उनकी जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जैसे जैसे इंडिविजुअल कंडक्टिविटी आएगी उसको आप जोड़ देना, तो वो आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ जाएगी या मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी आपके जो भी कंपाउंड है उसकी। लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जब हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं तो हमें कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई नहीं करना है आयंस में। ठीक है, लेकिन अगर हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं तो हमें कोफिशिएंट का भी मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर AX और BY दे रखा है तो हमें यहाँ पे X टाइम्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A प्लस Y टाइम्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ B, तो ये आज हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं। लेकिन अगर हमें इक्विवेलेंट निकालनी होती तो हम X और Y को नहीं रखते, सिर्फ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ B, ऐसे हम करते हैं। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास कि किसी भी कंसंट्रेशन पे जो उसका मोलर कंडक्टेंस है डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट वाले पे। यानी कि अभी एक बात समझो कि अल्फ़ा की वैल्यू आपकी 0 से कम होगी, है ना, 1 से कम होगी, यानी कि आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो आपका कंडक्टेंस आ रहा है उसका मल्टीप्लाई अल्फ़ा में करोगे तो वो आपका किसी पार्टिकुलर कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस आ जाएगा। ऐसे समझते हैं कि इनफाइनाइट पे जो है वो मैक्सिमम है और उसका अल्फ़ा में आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो बराबर आ जाएगा किसी भी मोलर कंडक्टेंस किसी भी पार्टिकुलर कंसंट्रेशन पे। ठीक है, अब अगर हम वीक एसिड के बारे में बात करें तो यहाँ पे Ka की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी C⁴/1 - अल्फ़ा। हम जानते हैं अल्फ़ा बहुत छोटा होता है इसीलिए हम Ka की वैल्यू C⁴² के बराबर लिखते हैं और अल्फ़ा = √Ka/C आ जाता है हमारे पास। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे एक हमें इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन AIPMT में आया था, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे अल्फ़ा की जगह तो इन्होंने ये वाला रख दिया है मोल ऊपर जो हम पढ़ के आए हैं मोलर कंडक्टेंस किसी भी कंसंट्रेशन पे अपॉन इन्फिनिटी पे, तो अल्फ़ा की वैल्यू इन्होंने अल्फ़ा² की जगह रख दी है बस, और हमें ऑप्शंस मैच करने हैं और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, अगले पेज पे आते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि एक फेरेडे जो होता है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कंसीडर करता है, यानी कि इसका जो चार्ज होता है वो है 96500। तो अगर हम फेरेडे के फर्स्ट लॉ पे आते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हमें वेट निकालना है, किसी भी मेटल का वेट निकालना है
जो कि जैसे हमने एक करंट पास कराया और वो कितना डिपोजिशन हो गया। तो हमें पता है कि वेट अगर हमें निकालना है तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट बराबर एन फैक्टर होता है। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालें तो बात बने। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें पता है हम टोटल चार्ज यानी कि Q अपन 96500 कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे वेट अपन इक्विवेलेंट वेट के। आई एम सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने मोल हैं इलेक्ट्रॉन के वो, और कितने मोल हैं वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम गिवन वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे वेट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट इंटू Q अपन 96500 और Q इज इक्वल्स टू हमें पता है कि I इंटू TB होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसके बाद हम सेकंड लॉ पे बात करें तो सेकंड लॉ में होता क्या है कि जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट कैथोड पे हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर उधर तो बराबर ही गए होंगे ना, तो ग्राम इक्विवेलेंट दोनों तरफ बराबर है। और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो बस हमें वेट 1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट 1 इज इक्वल्स टू वेट 2 अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ वेट 2। ये हमें फेरेडे 2 में हमें इक्वेशन याद रखनी है। अब हम जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस हो तो उसका डेल्टा जी जो है वो जीरो से कम होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव होना चाहिए। तो यानी कि उसका ईएमएफ जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए अगर सेल को स्पॉन्टेनियस बनाना है तो। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हमें पता है कि यहाँ पे आपकी ऐसी रिएक्शंस खुद से तो होने वाली है नहीं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें एक तरफ देखने को मिलेगा कैथोड, एक तरफ देखने को मिलेगा एनोड। कैथोड जो है वो आपका नेगेटिवली चार्ज है और यहाँ पे हमेशा रिडक्शन ही होता है और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड नेगेटिवली चार्ज है और एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज है। और कैथोड पे आपके कैटायन आके डिस्चार्ज होंगे, एनोड पे आपके एनायन आके डिस्चार्ज होंगे। कैटायन आपके पॉजिटिवली चार्ज और एनायन आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब कैटायन आपकी जब यहाँ पे डिस्चार्ज होने लग रहे हैं तो कैटायन के पास पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब है ये अपना रिडक्शन कर रहे हैं, यानी कि इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, इनकी SRB की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब नीचे वाले। और एनायन का मतलब होता है इनके पास नेगेटिवली चार्ज है, तो ये मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, मतलब इनका SOP ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ये ऊपर वाले। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। अब हम बात करते हैं कि डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या चीज़ है। डिस्चार्ज पोटेंशियल समझने से पहले हमें याद रखना होगा कि ये आपकी प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी क्या कहती है। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी वो कहती है कि प्रोडक्ट वही बनाएगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे कम होगा। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे कम होगा वो प्रोडक्ट बनाएगा। अब हम जानते हैं कि कैटायन के केस में कौन कैटायन प्रोडक्ट बनाने में जाने वाला है? वो कैटायन प्रोडक्ट बनाने वाला है जिसका SRP की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। अब SRP की वैल्यू ज़्यादा करने का मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा, मतलब माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत बहुत कम। क्योंकि नेगेटिव में अगर किसी चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, इसका मतलब वो वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल आपका डिस्चार्ज पोटेंशियल बन जाता है। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल कुछ नहीं है, डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू कम है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट बना है। तो हमें बस SRP और SOP याद रखना है। हमें पता करना है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए इसका SRP ज़्यादा होना चाहिए कि SOP ज़्यादा होना चाहिए, और उसी के रेस्पेक्ट में हमें डिस्चार्ज पोटेंशियल देख लेना है कि डिस्चार्ज पोटेंशियल कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो SRP बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि SOP की वैल्यू बहुत कम होगी, है ना। तो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक ये भी बात है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमें कैटायन में पता है कि कैटायन में जो कैथोड पे आके कैटायन होंगे और कैटायन में हमें नीचे वाला देखना है, एनोड पे आपके एनायन होंगे और एनोड उसमें हमें ऊपर वाला देखना है। अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हमें बोलती है लिक बासर खाना मग अल मंजन क्रो। अब मन के बाद पानी आता है, मग अल मन पानी जन क्रो फी कड को नी सन पब हाई कॉपर आयोडीन। ठीक है, फिर हाई कोट IHAGBr2, ये सब आपको इतना याद रखना है। ठीक है, अब इसके अलावा आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाली सीरीज भी याद रखनी है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाली सीरीज में आप याद रखो कि OH को आपको बीच में रखना है, फिर ONSP और ONSP ऊपर जाते पे और नीचे जाते पे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, और ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी कि आयोडीन की सबसे ज़्यादा होगी। अगर ऑक्सीडाइज होने की कहीं बात है, ऑक्सीडाइज होकर प्रोडक्ट बनाना है तो सबसे ज़्यादा आपका आयोडीन आगे रहेगा। अब हम इलेक्ट्रोलाइसिस के कुछ केसेस के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि अगर इलेक्ट्रोलाइसिस हमें एसिडिफाइड वाटर की करनी है, यानी कि पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे,
यानी कि H प्लस ओ H माइनस है, तो आप ऑब्वियसली बात है H प्लस है यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, कैटाइन है, कैथोड पे जाएगा H2 बनाएगा, एनोड पे O2 जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो जाएगी। फिर अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में हमसे कोई पूछ ले कि वॉल्यूम आपकी हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन का वॉल्यूम का क्या रेशियो है, तो हमें ये बात पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट दोनों तरफ बराबर होंगे, तो जो वॉल्यूम हाइड्रोजन की है अपॉन 22.4 लीटर, तो ये हमें नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर, ठीक है, जो भी H2O का है बराबर नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर जो O2 का है, वो दोनों तरफ बराबर होंगे। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हमने क्या किया, जो भी वॉल्यूम बनी है ऑक्सीजन की या हाइड्रोजन की अपन 22.4 लीटर कर दिया, और हमने दोनों तरफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करके हमने VH2O और अपन VO2 का रेशियो निकाला, 2 रेशियो बनाएगा। इसे हम कॉमन सेंस से भी कर सकते थे, एक तरफ हमने हाइड्रोजन लगा, एक तरफ ऑक्सीजन लगा, हमें पता है ऑक्सीजन का इनफैक्टर 4 है, इसका 2 है, तो यानी कि हमें दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करनी है, तो ऑब्वियसली 2 मोल हाइड्रोजन के बने होंगे और 1 मोल पर ऑक्सीजन पे। लेकिन ये रेशियो हमारा किसका है, ये नंबर ऑफ मोल का रेशियो है, ये नंबर ऑफ वॉल्यूम का रेशियो है, क्योंकि हम जानते हैं गैसेस के केस में नंबर ऑफ मोल्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम, तो चाहे मोल बोले चाहे वो वॉल्यूम बोले हमारा रेशियो सेम ही आएगा। लेकिन अगर हम वेट के बारे में बात करें तो हमें यहाँ पे हाइड्रोजन का और इसका वेट लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन का वेट 2 होता है H2 का, और O2 का वेट 32 होता है, तो यहाँ पे आपका वेट का रेशियो 1:8 आ जाएगा हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन गैस। अब हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमने प्लेटिनम या ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड ली है, तो हमें यहाँ पे कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे क्लोरीन मिलेगा, क्योंकि हमारे पास कैथोड पे 2 आयन आए H प्लस और Na प्लस। तो यहाँ पे अगर आप केमिकल सीरीज में जाओगे तो H प्लस आपको ज़्यादा नीचे दिखेगा, तो वो SRP इसका ज़्यादा, वो जीत जाएगा। और वो H माइनस Cl माइनस में आपका Cl माइनस नीचे है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब हमेशा आपको जो नीचे होगा वो जीत जाएगा। हमने टेबल इस तरह से याद करी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की भी और SRP की भी, ठीक है। तो हमें अब यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे H2 और Cl2 तो बनना है, लेकिन सॉल्यूशन में NaOH बढ़ता जा रहा है, मतलब बेसिक होता जा रहा है सॉल्यूशन, pH बढ़ रहा है, इसका मतलब रेड लिटमस पेपर यहाँ पे ब्लू कलर का हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि अगर मोल्टन का केस है तो बोथ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिस्चार्ज होंगे रेस्पेक्टिवली, मोल्टन का केस है अगर। लेकिन अगर एक्वस का केस है तो एक्वस में आपके पास 2 केस हो सकते हैं, डाइल्यूट वाला और एक कंसनट्रेशन वाला। तो डाइल्यूट वाले में बहुत पानी है तो वहाँ पे पानी पानी होगा, चाहे कोई भी हो, पानी ही आपका H प्लस ही आपका कैथोड पे जाएगा और OH माइनस ही आपका एनोड पे जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड वाला, जो हम आगे देखेंगे। और कंसनट्रेशन में हमें यहाँ पे प्रेफरेंस देखना पड़ेगा। एक्वस में कंसनट्रेशन वाला अगर है तो वहाँ पे हमें SRP SOP देखना पड़ेगा, जो नीचे होगा वो जीतेगा। तो ये मैंने साइड में एक समरी लिख दी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट का यहाँ पे देखना है। प्लेटिनम और ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड ली, तो हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को हम ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन को हम ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने कैथोड पे लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, यहाँ पे हमने लिया, तो यहाँ पे होगा कि हमें यहाँ पे H प्लस आइन और Cu2 प्लस आइन आपको देखने को मिलेंगे कैथोड पे, और आपको एनोड पे देखने को मिलेंगे OH माइनस और SO4 2 माइनस आइन। तो यहाँ पे आपका वहाँ पे Cu2 प्लस जीत जाएगा और यहाँ पे OH माइनस जीत जाएगा, तो वहाँ पे आपका ये दोनों तो आपके OH माइनस ऑक्सीजन बना लेगा एनोड पे, और ये आपका कॉपर Cu2 प्लस कॉपर में जाएगा, और सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड बढ़ता जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन का pH कम हो जाएगा और ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे आपका ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका, क्योंकि कॉपर सल्फेट ब्लू होता है लेकिन H2SO4 आपका कलरलेस होता है, इसीलिए। अब हम यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे, जो कि मैंने पीछे बोला था। अब यहाँ पे मैंने ना कंसनट्रेटेड ही लिया है एक्वस सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड का, तो यहाँ पे हमें प्रेफरेंशियल करना चाहिए था, लेकिन हम देखेंगे कि कैथोड पे तो ऑप्शन ही 2 हैं, चाहे पानी हो चाहे H2SO4 हो, हाइड्रोजन ही करेगा। लेकिन एनोड पे हमारे पास 2 ऑप्शन थे, OH माइनस और SO4 2 माइनस, लेकिन यहाँ पे OH माइनस को जीतना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शनली यहाँ पे SO4 2 माइनस जीतता है, और यहाँ पे एनोड पे H2OH 2 माइनस यानी कि मार्शल्स एसिड बनता है। और इसके अलावा डाइल्यूट वाला तो हम जानते ही हैं कि अगर डाइल्यूट एक्वस का केस है तो वहाँ पे पानी ही पानी होगा, कैथोड पे H2 और एनोड पे O2 बनेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पानी की तरह होगा। अब हम इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रोड बेस्ड एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं यहाँ पे, कि अगर यहाँ पे आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड ली है प्लेटिनम ग्रेफाइट की तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई अटैकेबल इलेक्ट्रोड ले ली है तो यहाँ पे वो पार्टिसिपेट करेगा और उसी का ही आपका ऑक्सीडेशन और उसी का ही रिडक्शन होने लग जाएगा, ठीक है।
या फिर इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं, सोडियम में हमने ना सॉल्ट लिया NaCl, और हमने मरकरी की यहाँ पे कैथोड ले लिया, यहाँ पे एज अ मरकरी ले लिया कैथोड में। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे कि आपका OH माइनस और Cl माइनस में तो Cl माइनस जीत रहा है, जो कि ऑब्वियस है कि वहाँ पे एनोड पर Cl2 बन जाएगा, और कैथोड पे आपका सोडियम अमलगम बन जाएगा, यानी कि दोनों ही सोडियम और आपका Na+ और वो आपका एलॉय बना लेंगे मेटल। ठीक है, वो भी पार्टिसिपेट करेगा। इसके अलावा अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने कॉपर की इलेक्ट्रोड ले ली फॉर एग्जांपल। अगर हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड ले ली तब तो हमने जो ऊपर पढ़े थे वो होंगे, लेकिन यहाँ पे रिएक्टिव वाली ले ली है, तो फिर हमारे पास ये दूसरा वाला केस रिएक्टिव में आता है। एक्वस कॉपर सल्फेट वाला सॉल्यूशन हमने अगर लिया है तो यहाँ पे हम, और कॉपर की हमने इलेक्ट्रोड ले ली है, तो यहाँ पे होगा क्या, कैथोड पे आपके पास ऑप्शन होंगे H+ और Cu2+ का, लेकिन यहाँ पे Cu2+ ही जीतेगा, है ना, और Cu2+ जीतेगा। और ये आपका कॉपर एनोड से लेके एनोड से यहाँ पे क्या होगा कि इसका डिस्ट्रक्शन होने लगेगा और ये कैथोड की तरफ जाने लगेगा। कैथोड जो कि आपका पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज है, तो कैटाइन वहाँ से उधर जहाँ के होने लगेंगे, तो आपकी एनोड मोटी हो जाएगी और आपकी कैथोड जो है वो कैथोड जो आपकी मोटी हो जाएगी और एनोड जो आपकी पतली हो जाएगी, और एनोड के नीचे आपको एनोड मड भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा प्योरिफिकेशन में भी काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉपर है एनोड वाली, वो कैपर कैथोड पे जाके लग रही है, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है एनोड का। एक्वस सॉल्यूशन जो है कॉपर सल्फेट का, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए उसका pH भी चेंज नहीं होगा सॉल्यूशन का। और जब कोई सॉल्ट जो है, वेन एवर सॉल्ट यूजिंग एनोड ऑफ सेम मेटल, सेल्फ डिस्ट्रक्शन होगा। जब भी आप कोई ऐसा सॉल्ट लोगे और उसी मेटल का, जिस मेटल का वो सॉल्ट है उसी का अगर आप एनोड लोगे, तो वहाँ पे एनोड का डिस्ट्रक्शन होगा। अब हमें एक चीज़ यहाँ पे समझनी होगी कि हमारे पास एनोड पे 3 ऑप्शन थे, OH- का भी ऑप्शन था। ठीक है, इसके अलावा आपके पास SO4 का भी ऑप्शन था, और कॉपर जिस पे कोई चार्ज नहीं है उसका भी ऑप्शन था। तो कॉपर हमें देखना है कि SRP में, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी नीचे नहीं आती है, ऊपर आती है। तो कॉपर जो मेटल जो है वो आपकी, उसका SOP बहुत ज़्यादा नीचे है सीरीज़ में, इसीलिए वो जीत जाती है। ठीक है, तो हमें ये बात याद रखनी है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हमें पता ही है, लिकबा सरकाना, मग अलमन, पानी जनक्रो, फीकट को नीसन पब, हाइको टैबगा। तो यहाँ पे जितनी भी हमने E0 जो है, यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो हमारी विद रेफरेंस में है हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो 0.00 वोल्ट होता है। तो हम यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोलाइसिस का हम यूज़ क्या क्या कर सकते हैं, इसके एप्लीकेशन क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस को ही प्रोडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम कर रही थी अभी हमने। इसके अलावा हम ऑर्डर को प्रोडिक्ट कर सकते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक रिएक्टिविटी बता सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो मेटल होगा वो आपका SRP उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, और जो आपका मेटेलिक यानी कि SOP की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, है ना। तो ये हम इससे हम आपकी मेटेलिक की और नॉन मेटेलिक की रिएक्टिविटी बता सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्योंकि मेटल जो है वो आपका, मेटल्स आपके रिड्यूस होना चाहते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ना चाहते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लेना चाहते हैं। तो मेटल जो रिड्यूस होना चाहता है उसकी SRP की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं टू प्रोडक्ट फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। हम रिएक्शन बता सकते हैं होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अगर कहीं ऐसा ना हो कि आपका मेटल से उसकी मेटल की आपको SRP की वैल्यू चाहिए तो वो कहीं कम ना हो, है ना। और तो इसलिए हम बता सकते हैं कि रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, क्योंकि नॉन मेटल जो है वो आपकी रिड्यूस, एक सेकेंड, नॉन मेटल आपके इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं का मतलब है वो रिड्यूस होना चाहते हैं, और वो रिड्यूस होने का चाहते हैं उनकी SRP ज़्यादा होनी चाहिए। नॉन मेटल नीचे वाला अच्छा और मेटल ऊपर वाला अच्छा। मेटल ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहते हैं, उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और वो उनका SRP कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम फिजिबिलिटी बता सकते हैं। इसके बाद हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, यानी कि मेटल का जो ऑक्साइड बन रहा है वो कितना ज़्यादा स्टेबल है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल से। अब हमें मेटल का जो, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पे सीरीज़ है आपका, कॉपर के बाद Hg, Ag, प्लेटिनम, Au, ये जो है आपकी, इनकी SRP बहुत पॉजिटिव है ना। तो ये ऑक्सीडाइज होना नहीं चाहते हैं, ये एयर में टार्निश नहीं करते हैं, समझ रहे हो।
तो ये चीज़ हमें समझनी होगी कि मेटल कॉपर के जो नीचे आते हैं आपके, वो अनस्टेबल ऑक्साइड बनाते हैं, थर्मली अनस्टेबल ऑक्साइड बनाते हैं। अब हमें एक चीज़ याद होनी चाहिए डी ब्लॉक की, कि डी ब्लॉक में आपका जो कॉपर +2 से कॉपर की तरफ जा रहा था, यानी कि SRP की वैल्यू इसकी पॉजिटिव थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि SRP की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन ये कॉपर +2 नहीं है, ये कॉपर 0 है। तो कॉपर 0 अगर है तो इसकी SOP की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और कॉपर +2 है तो इसकी SRP की वैल्यू ज़्यादा है। बट हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि कॉपर +2 जो है वो डोमिनेट करता है। क्यों? क्योंकि अब मान लो इसमें कौन डोमिनेट करेगा? क्यों? कॉपर +2 की SRP ज़्यादा है, यानी कि वो आपका क्या चाहता है, वो रिड्यूस होना चाहता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लेके मेटल बनना चाहता है, रिड्यूस होना चाहता है ना। हाँ, और ये जो आपका कॉपर मेटल आयन है, ये आप ऑक्सीडाइज होना चाहता है, ये आपका ऑक्सीडाइज होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है। तो कौन ज़्यादा बनेगा अगर दोनों में कॉम्पिटिट कराएंगे? क्या मेटल Cu2+ चाहता है कि वो न्यूट्रल हो जाए, और न्यूट्रल वाला चाहता है वो आयन बन जाए? तो यहाँ पे Cu2+ जीतेगा। क्यों? ऐसा हमें क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि जब हम मेटल की रिएक्शन HCl से कराते हैं तो वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती है, Cu2+ नहीं बनता है। Cu2+ बनने मुझे बोल रहा है कि नहीं Cu2+ मत बन, मुझे मेटल ही बनना है ना। तो यहाँ पे CuCl2 फॉर्म नहीं होता, ये बात हमें याद रखनी है। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे, हम आते हैं यहाँ पे हमारी जो पहला वाला सेल जो हमने पढ़ा था, जिसका नाम था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, में हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके केमिकल रिएक्शन कराई, और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो है वो आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस थी। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं गैल्वेनिक या वोल्टेनिक सेल के बारे में, और यहाँ पे हम केमिकल रिएक्शंस कराएंगे, और केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। और इस सेल में ही हमारे पास एक एग्जांपल होगा जिसका नाम है डेनियल सेल। तो यहाँ पे हमें बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे जो रिएक्शंस होंगी वो स्पॉन्टेनियस होंगी, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के साथ हम ऐसी छेड़खानी करेंगे कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो, उन्हें आसानी से नहीं होने देंगे। जो रिएक्शन आसानी से होती है उनको अलग अलग करके हम इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करा के वहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराएंगे। तो फिर हम अपना टॉपिक अब आगे का स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है डेनियल सेल। डेनियल सेल में हम आगे बढ़ें उससे पहले हम ये कहानी समझते हैं कि डेनियल सेल आखिर बना कैसे। तो सबसे पहले एक बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा था, और हमने ना उसमें जिंक रॉड डाल दी, और हमने देखा कि जिंक सल्फेट बनने लग रहा है, और कॉपर 2+ जो है वो सॉल्यूशन में आपका रिड्यूस होकर कॉपर आयन में कन्वर्ट हो रहा है ना। और जिंक जो है आपका मेटल जो कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो 2+ में जा रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा है। तो और ये नेचुरली हो रहा था, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमें देखने को मिली। तो हमारे दिमाग में खुराफात आई, और हमने कहा ये जो चीज़ हो रही है नेचर में, होना चाहती है, हम इसको अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग बीकर में। अलग अलग करने से होगा क्या कि इसको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराना पड़ेगा, और उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, हम उसको करंट बोलते हैं, और उस करंट से हम जलाएंगे अपना बल्ब। तो हमने किया क्या कि एक बीकर में जिंक और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, और एक बीकर में हमने कॉपर और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। फिर हमने अब यहाँ पे हो क्या रहा था कि कॉपर को अब यहाँ पे Cu2+ से, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर को Cu2+ से कॉपर बनाने के लिए, यानी कि उसी रोड पे और डिपोजिशन हो जाए कॉपर का, इसके लिए उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए था, और वो इलेक्ट्रॉन आपके ZnSO4 वाले सॉल्यूशन से आ रहे थे। यहाँ पे आपका जो है Zn जो है रॉड वाला Zn, वो 2 इलेक्ट्रॉन उधर भेज रहा था अपनी रॉड पे से, और वहाँ पे जो Cu2+ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन वाला जो कॉपर Cu2+ है, वो आपके उस पर रिकॉर्ड होने लग रहा था। तो कॉपर सल्फेट वाला सॉल्यूशन में SO4 2- बढ़ने लग गया, और इस वाले सॉल्यूशन में एक तो रॉड छोटी होने लग गई, और यहाँ पे आपके Zn2+ बढ़ने लग गए, है ना। क्योंकि मेटल रॉड छोटी होकर इलेक्ट्रॉन उधर भेज रही थी, Zn2+ सॉल्यूशन में बढ़ाती जा रही थी, और इस वाले में आपका रॉड कॉपर की मोटी होने लगी, और यहाँ पे आपका SO4 2- बढ़ने लगे। तो इस चीज़ को ओवरकम करने, क्योंकि ये प्रोसेस अब बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती थी, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया एक सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब है, जो कि फंक्शंस क्या क्या हैं इसके मैं बताता हूँ। ये कनेक्ट करता है दोनों हाफ सेल को, और ये सर्किट को कंप्लीट करता है, मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। इलेक्ट्रिकल जो यहाँ पे चार्जेस बढ़ रहे हैं उसको, उसकी न्यूट्रलिटी को भी कम करता है। तो हमारे पास जो
सॉल्ट ब्रिज में जो हम सॉल्ट यूज़ करेंगे वो कैसे होने चाहिए, वो चीप होने चाहिए, ईजीली अवेलेबल होने चाहिए और उनका नाम आसानी से याद रहे ऐसे होने चाहिए, और कैटाइन और एनाइन की ऑलमोस्ट इक्वल मोबिलिटी होनी चाहिए। ये तो हमारा पूरा था जो भी गैल्वेनिक सेल कैसे वर्क कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि गैल्वेनिक सेल में हमें याद रखना है LOAN, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, एनोड होगा और नेगेटिव होगा। यानी कि एनोड चाहे यहाँ पे आपका गैल्वेनिक सेल हो या इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, वहाँ पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन ही होता है। आपका एनोड लेफ्ट में होगा, आपका कैथोड राइट में होगा, लेकिन यहाँ पे एनोड आपका नेगेटिवली चार्ज होगा और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपका एनोड पॉजिटिवली चार्ज होगा। यानी वहाँ पे लेफ्ट में पॉजिटिव था, यहाँ पे लेफ्ट में नेगेटिव है। ये हमें यहाँ पे याद रखनी है बातें। राइट साइड में यहाँ पे आपका रिडक्शन हो रहा होगा, कैथोड होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये सब हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, जिसे हम SHE भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया क्या है कि यहाँ पे हमने प्लेटिनम ब्लैक लिया है, जिसके ऊपर कोटिंग है जो कि हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन करता है। इसके अलावा हमने यहाँ पे 1 मोलर HCl सॉल्यूशन लिया है और यहाँ पे 1 बार का हमने हाइड्रोजन का यहाँ पे प्रेशर लिया है और यहाँ पे हमने एक प्लेटिनम वायर लिया है। इसकी जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हम 0.00 मानते हैं और इसी के कंपैरिजन में हम दुनिया के सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेल्टा E जो है वो डिसाइड करते हैं इसके कंपेयर करके। तो इसे हम एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानते हैं। यहाँ पे रिएक्शंस क्या क्या हो रही हैं, कैथोड पे यहाँ पे हो रहा है, मैंने बताया कि कैथोड पे हमेशा यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो जो H+ आइंस हैं वो इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं कैथोड पे, और एनोड पे हाइड्रोजन जो है वो H+ आइंस में टूट रहा है, और ऐसे करके ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ये हुई हमारी SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हमें EMF ऑफ सेल के बारे में पता करना है कि EMF ऑफ सेल कैसे निकालेंगे। तो हमें EMF ऑफ सेल में हमें याद रखना है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज इक्वल्स टू E0 ऑफ सेल आ जाएगा, है ना। अगर स्टैंडर्ड है और स्टैंडर्ड नहीं है तो E ऑफ सेल आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में भी इसको बोल सकते हैं, उल्टा बोल सकते हैं, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इस तरह से हम इक्वेशंस को जज कर सकते हैं कि क्या ऑक्सीजन क्या होगी। लेकिन जनरली जब हम एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे, इसका मतलब IUPAC ने यहाँ पे तय कर दिया है कि जनरली अगर कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला इसका मतलब वो रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है। अब यहाँ पे E0 ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या हो गया, E0 ऑफ कैथोड माइनस एनोड, यानी कि राइट माइनस लेफ्ट, कैथोड माइनस एनोड, राइट माइनस लेफ्ट, यानी कि हाई माइनस लो। क्योंकि आपका कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे आपका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब जिनका आपका SRP ज़्यादा होगा वो कैथोड पे रहेंगे, जो नीचे वाले हैं वो कैथोड पे रहेंगे, वो राइट में रहेंगे, और जो आपके एनोड पे यानी कि लेफ्ट साइड में वो रहेंगे जो ऊपर वाले हैं, लेफ्ट साइड में वो रहेंगे जो ऊपर वाले हैं। ये बात हमें याद रखना है सीरीज में, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेल्टा G के बारे में। तो डेल्टा G का मतलब होता है वर्क, यूजफुल वर्क, यानी कि वर्क का मतलब होता है Q इंटू V, चार्ज इंटू वोल्टेज, और चार्ज इंटू वोल्टेज हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका हम फॉर्मूला लगते हैं -NFE, क्योंकि EMF जो है आपका इंटू चार्ज इंटू नंबर ऑफ मोल, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा -NFE। तो डेल्टा G की वैल्यू हो गई। लेकिन अगर हमें डेल्टा G0 निकालना है तो हमें EMF की जगह E0 लेना पड़ेगा सेल का। तो डेल्टा G0 की वैल्यू हो गई -NF E0 ऑफ सेल। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, यानी कि EMF और सेल की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर हमें N कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम मान लो हमें कोई सेल नोटेशन दे रखा है, लेफ्ट साइड में हमारे पास एनोड है, राइट साइड में हमारे पास कैथोड है, लेफ्ट साइड में हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है और राइट साइड में हमारे पास रिडक्शन हो रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि Mg जो है वो आपका Mg से 0 से +2 में जा रहा है, यानी कि इसका क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे Al+3 आपका 3 से 0 में जा रहा है। तो यहाँ पे जो लीस्ट कॉमन फैक्टर होगा दोनों के इलेक्ट्रॉन के चेंज के बीच में, वही आपका N फैक्टर होगा, यानी कि यहाँ पे N की वैल्यू आ गई 6। अब हम बात करते हैं नस्ट इक्वेशन के बारे में। तो नस्ट इक्वेशन हमें बताती है EMF के कैसे कैलकुलेट करना है।
हम जानते हैं कि अलग अलग जगह, अगर कोई यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है, कोई कन्याकुमारी में है, या कोई साउथ कोरिया में है, या कोई कहीं है, अलग अलग जगह जैसे चेंज करोगे आपको सेम ही सेल का ईएमएफ अलग अलग दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो और भी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल नस्ट इक्वेशन है वो है आपकी EMF इज इक्वल्स टू ई नॉट। एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे हमने डिसाइड कर दिया। ई नॉट मतलब हमने वहाँ पे टेम्परेचर फिक्स कर दिया 298 केल्विन, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे जो निकाला भाई। अब उसके बाद तुम चेंज कर दो, टेम्परेचर वगैरह कहीं भी ले जाओ, आप EMF बता देंगे कि अगर इतना चेंज आया तो क्या होगा। तो EMF का जो फॉर्मूला है वो है ई नॉट माइनस 2.303 RT/NF log Q। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब यहाँ पे Q क्या है? रिएक्शन कोशिएंट है, ठीक है, यहाँ पे हमें, और N क्या है? N टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बैलेंस इक्वेशन में है, जो कि अभी हमने ऊपर भी निकालना सीखा कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। फैराडे का मतलब 96500, टेम्परेचर अगर यहाँ पे फिक्स है, और R की वैल्यू अगर 8.314 अगर हम लेते हैं जूल पर मोल केल्विन SI यूनिट में, तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई वे में हम लिख सकते हैं EMF इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.059 या फिर 0.06/N log Q, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। इसे हम हाफ सेल पे लगा सकते हैं, हम इस पे पूरे फुल सेल पे भी लगा सकते हैं। जैसे हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि Ag जो है यहाँ पे आपका ना एक इलेक्ट्रॉन लेके Ag प्लस जो है वो Ag में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को देखा, तो हमने हाफ सेल का हमें EMF निकालना है। ई नॉट ऑफ हाफ सेल हमें दिया हुआ होगा, हमने 0.059/N लिखा, N की वैल्यू 1 आ गई, लॉग Ag की कंसंट्रेशन अपन Ag प्लस की कंसंट्रेशन। अब हमें क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, इसमें 0.1 मोलर कंसंट्रेशन दे रखी है AgNO3 सॉल्यूशन की, ठीक है। तो AgNO3 सॉल्यूशन में मतलब Ag यहाँ पे प्लस में था, Ag प्लस की कंसंट्रेशन 0.1 है, तो हमने वहाँ पे कंसंट्रेशन रखा, तो यहाँ पे हमारे पास लॉग Ag की कंसंट्रेशन हमने 1 मानी है क्योंकि वो सॉलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आ गया। अब इक्वेशन में हमें कोफिशिएंट्स जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, उनकी भी ध्यान रखना है, क्योंकि लॉग Q रखते समय हम उन्हें पावर में लगाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 था तो इसीलिए पावर 1 आई। जैसे कि हम नीचे आते हैं, हम इसको एक सेल पे लगा के देखते हैं, ठीक है। अब ये हमारा जो कंसंट्रेशन सेल है, इस कंसंट्रेशन, सबसे पहले हमने इसको अर्नस्ट इक्वेशन का कैलकुलेट किया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है हमने हाफ सेल पे लगाया। दूसरा इसका है कि हम EMF ऑफ सेल निकालने के लिए लगा सकते हैं, यानी कि हम पूरे के पूरे सेल पे लगा सकते हैं। जब हमने हाफ सेल निकाला तो वहाँ पे ई नॉट भी हाफ सेल का रखा था, जब हमें पूरे सेल पे लगाना है तो हम ई नॉट भी फुल सेल का रखेंगे, बाकी सेम है। ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059/N log Q। और log Q हमें बहुत ध्यान से निकालना है, N हमें बहुत ध्यान से निकालना है। ई नॉट ऑफ सेल जनरली गिवन होगा और EMF हमें निकालना होता है। कंसंट्रेशन सेल जो है वो वर्क करती है ओनली ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन कैथोड और एनोड। कैथोड और एनोड के बीच में यहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा। ये बहुत एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे हमें गैसेस भी साथ में देखने को मिलेंगी, प्लस हमें कंसंट्रेशन भी साथ में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देखो एनोड में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है यहाँ पे, और H+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है एनोड पे, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड पे यही H+ आपका ऑक्सीडाइज होकर H2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे N इज इक्वल्स टू क्या हो गया? N इज इक्वल्स टू 2 हो गया। यहाँ पे हमें समझ आया। कंसंट्रेशन सेल में ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू 0 होती है। कंसंट्रेशन सेल यानी कि आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला सेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी EMF सेल की वैल्यू 0 होती है। इसी के कंपेरिजन में सारे निकालेंगे, तो EMF सेल इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे EMF सेल इज इक्वल्स टू आ गया, ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू 0 हुई, यानी कि 0.059/2। 0.059 को हम 0.06 भी लिख सकते हैं, अपॉन 2 करेंगे तो 0.03 हो जाएगा। लॉग, अब हमें लिखना है Q, लॉग Q। तो यहाँ पे हमें Q लिखते समय प्रोडक्ट की अपॉन रिएक्टेंट की Q की वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट में देखा, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है और रिएक्टेंट में आपके H+ की कंसंट्रेशन है, प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ नीचे H2 है और कंसंट्रेशन H+ की है। तो ये हमने यहाँ पे देखा। हमने जब नेट इक्वेशन, इन दोनों की हमें एक नेट इक्वेशन लिखनी है, और उस इक्वेशन जो नीचे नेट इक्वेशन है उस इक्वेशन में हमने देख के ये लिखा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम इसमें
टॉपिक में जो हमने साइड में लिखा है उसमें उसको देखते हैं। इसके बाद कि जो हाइड्रोजन है उसको सी बोलेंगे, ई नॉट इसका 0 होगा। हमने क्या किया कि ई एम एफ इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.06 अपॉन लॉग H प्लस आयन्स की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ही बचे। क्यों? क्योंकि H2 का पार्शियल प्रेशर जो था वो आपने कंसीडर नहीं किया, आपने सिर्फ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कंसीडर करी और उसका स्क्वायर लगा दिया। और यहाँ पे आपने सिर्फ आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 को देखा और वहाँ पे कंसंट्रेशन कंसीडर नहीं करी, है ना। और आपको याद होगा इसमें हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन भी 1 बार लिया था, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो गई। तो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आई वो ऐसी निकल के आई कि ई एम एफ इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.06/2 लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि जो 2 से काट के हमने 0.03 किया था, लॉग को अगर हम सेटिस्फाई करेंगे तो वो स्क्वायर वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वापस से 0.06 हो जाएगा। एंड माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को हम पीएच लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को लिखा ई एम एफ इज इक्वल्स टू ई नॉट प्लस 0.06 ऑफ पीएच, क्योंकि नेगेटिव वाला साइन पीएच ने सेटिस्फाई कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया, ई नॉट ईएमएफ का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया 0.059 ऑफ टाइम्स ऑफ पीएच, यानी कि 0.06 टाइम्स ऑफ पीएच। अब हमें ये समझना होगा कि ये जो आया है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया है, क्योंकि हमने जो रिएक्शन लिखी थी वो हमारे पास रिएक्शन थी हाइड्रोजन से बन रहा था 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमने इक्वेशन यहाँ पे लिखी है ऑक्सीडेशन की। तो इसके रेस्पेक्ट में हमने यहाँ पे निकाला ऊपर H प्लस आइन और नीचे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, तो ये ऑक्सीडेशन का आया। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ C कैसे निकालेंगे? माइनस 0.06 टाइम्स ऑफ पीएच। तो ये आपको याद रखना है फॉर्मूला कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ C का फॉर्मूला है माइनस 0.06 टाइम्स ऑफ पीएच। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखनी है कि इक्विलिब्रियम पे आपका जो डेल्टा जी है उसकी वैल्यू 0 होती है, यानी कि ईएमएफ ऑफ सेल की वैल्यू 0 होगी, ई नॉट की नहीं। तो अगर आपको लॉग के इक्विवेलेंट निकालना है, आई एम सॉरी, यहाँ पे अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो इक्विलिब्रियम पे होगा क्या कि ईएमएफ ऑफ सेल की वैल्यू 0 हो गई होगी, तो लॉग क्यू की जगह आप लॉग के लिख सकते हो वहाँ पे। तो जब भी आपसे किसी भी सेल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछेगा तो वहाँ पे आपको ईएमएफ और सेल की वैल्यू 0 रखनी है। ई नॉट आपको दिया होगा 0.06 अपॉन एन लॉग के, तो ये आप रख के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हमें पता है अगले पेज पे भी यही लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो ईएमएफ सेल की वैल्यू आपको 0 रखनी पड़ेगी। अब एक लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमें एक रिएक्शन है, मान लो कॉपर 2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट होता है, लेकिन ये 2 स्टेप में होता है, यानी कि 2 हाफ सेल से एक हाफ सेल मिलके बनी है या 2 फुल सेल से एक फुल सेल मिलके बनी है, तो हम नेट ईएमएफ उसका आखिर कैसे निकालेंगे? तो हमें ये बात समझनी होगी कि यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ वोल्टेज नहीं, क्योंकि ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा है एक रिएक्शन में। अगर हम 2 स्टेप वाली में देखें तो हर एक स्टेप में एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है। जैसे Cu2+ ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, फिर Cu+ बनाया, फिर Cu+ ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो कॉपर बनाया, एक स्टेप यानी एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन लास्ट वाली जो नेट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन का, Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लेके सीधे Cu बना दिया। तो यहाँ पे हम वोल्टेज को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, ऑल्दो 2 रिएक्शन ऐड होके तीसरी लिखी हुई है, पर हमें वहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन हम जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू वोल्टेज। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल इक्वेशन आएगी E1N1 प्लस माइनस E2N2 इज इक्वल्स टू E3N3। अब यहाँ पे प्लस माइनस मैंने इसलिए बोला क्योंकि वहाँ पे हमें देखना होगा कि रिएक्शन किस तरह से लिखी हुई है। जैसे ये वाला एग्जांपल है तो इसमें पहले और दूसरे को जोड़ के तीसरी इक्वेशन बनी है। तो यहाँ पे हमने अगर E1 के x हमें दे रखा है तो x1 इंटू N1 यानी कि x प्लस y1 इंटू 1 यानी कि y अपॉन 2 यहाँ पे क्यों किया? क्योंकि N3 की वैल्यू 2 है, इज इक्वल्स टू आपका E03 यानी कि EMF सेल निकल के आ गया। और यहाँ पे हमारा जो गैल्वेनिक सेल वाला टॉपिक है वो ख़त्म होता है। और अब हमें आगे देखना है यहाँ से बैटरीज, यानी कि कितनी तरह की बैटरीज हमारे पास होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, चार्जेबल, नॉन रिचार्जेबल, हमारा अगला टॉपिक है। तो बैटरीज में हम आगे देखें तो आपकी बैटरी जो है वो 2 तरह की होती है, या तो प्राइमरी सेल हो सकते हैं या फिर आपके सेकेंडरी सेल हो सकते हैं।
प्राइमरी सेल जो है आपके नॉन रिचार्जेबल होते हैं, जबकि सेकेंडरी सेल आपके रिचार्जेबल होते हैं। प्राइमरी सेल में आपका एग्जाम्पल आता है ड्राई सेल और लेक्लांचे सेल, इसे भी बोलते हैं ड्राई सेल को ही, और इसके अलावा एक जिंक अमलगम सेल आता है। इसके बाद सेकेंडरी सेल, जैसा कि मैंने बोला कि रिचार्जेबल होते हैं, इनको स्टोरेज सेल भी बोलते हैं। ये जब डिस्चार्ज होते हैं तब तक गैल्वेनिक सेल की तरह वर्क करते हैं, लेकिन जब चार्ज होते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह वर्क करते हैं, और इसका एग्जांपल है लेड स्टोरेज बैटरी। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइमरी सेल के बारे में, और प्राइमरी सेल में भी हम देखते हैं ड्राई सेल और लेक्लांचे सेल। तो इस सेल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कार्बन की रॉड ली है ब्लैक, साथ में हमने MnO2 की उसके ऊपर कोटिंग करी हुई है। इसके अलावा हमने यहाँ पे कैथोड के लिए कार्बन रॉड का यूज़ किया है और एनोड के लिए जिंक का यूज़ किया है, और हमने यहाँ पे मोल्टन NH4Cl और ZnCl2 भी लिया हुआ है। NH4Cl यहाँ पे NH4 पॉजिटिव और यहाँ पे Cl माइनस में टूट जाएगा। अब यहाँ पे होगा क्या कि एनोड पे, जैसे कि हम जानते हैं कि एनोड पे यहाँ पे जिंक की एनोड हमने ली है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक जो है Zn2 प्लस में टूटेगा और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। और कैथोड पे आपका जो MnO2 है वो आपका कैथोड पे, जो कि आपकी कार्बन रॉड के साथ है, उसकी MnO2 की कोटिंग है, वो MnO2 आपका +4 से +3 में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इक्वेशन देखने को मिलेगी कि Zn+2 जो है वो अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना रहा है। ठीक है, तो ये जो है इनफाइनाइट टाइम तक रिएक्शन नहीं हो पाती है, क्योंकि NH4Cl जो है वो जिंक को कोरोइड करता रहता है, और इसका जो वोल्टेज है 1.25 से लेके 1.5 वोल्ट तक हो सकता है। इसके बाद हम जिंक अमलगम या बटन सेल के बारे में बात करें तो ये आपकी, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको एनोड पे इन्होंने जिंक अमलगम और कैथोड पे आपने कार्बन प्लस HGO को पेस्ट लिया है कैथोड पे। तो यहाँ पे होगा क्या, इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो लिए हैं वो आपके मॉइस्ट KOH और ZnO भी लिए हैं। तो यहाँ पे एनोड पे होगा कि जिंक का आपका ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे जिंक जो है वो ZnO यानी कि +2 में चला जाएगा, और HGO जो है वो आपका Hg में आएगा, रिडक्शन होगा। तो जिंक अमलगम में से जिंक ZnO में चला गया और HGO Hg में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे नेट रिएक्शन अपन को देखने को समझ आई रही है जो ऊपर थी। अब इसका जो नेक्स्ट इक्वेशन को कैलकुलेट करके हमने वोल्टेज निकाले तो ये भी 1.5 वोल्ट आता है। फिर हम बात करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी या लेड एक्यूमुलेटर के बारे में बात करते हैं, और ये हमारे सेकेंडरी सेल के एग्जांपल है, ये चार्जेबल है, डिस्चार्जेबल भी है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसकी एक सेल का जो वोल्टेज है वो आपका 2 वोल्ट है, तो 6 सेल ऐसी मिलकर ये 12 वोल्ट का टोटल आपको वोल्टेज देती हैं। एनोड पे हमने यहाँ पे PV लिया है, कैथोड पे हमने PbO2 लिया है, और यहाँ पे साथ में हमने इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे लिया है H2SO4 30% वेट बाई वेट। अब होगा क्या कि जब डिस्चार्जिंग हो रही होगी तो PB और PbO2 कैथोड और एनोड दोनों वाले आपके सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करके PbSO4 में कन्वर्ट हो रहे होंगे। ये हमें डिस्चार्जिंग के टाइम पे देखने को मिलेगा, और चार्जिंग के टाइम पे जो आपका PbSO4 बना है ना, वो आपका PV वापस से बनाने लग रहा होगा, PbO2 वापस से बनाने लग रहा होगा, और सल्फ्यूरिक एसिड वापस से बनाने लग रहा होगा। ठीक है, ये हमें कौन सी देखने को मिली है, ये हमें देखने को मिली है आपकी लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी में तो हम कैथोड पे देखेंगे, जब यहाँ पे ये हमारा डिस्चार्जिंग का टाइम चल रहा है तो PbO2 जो है वो आपका PbSO4 में कन्वर्ट हुआ है, हम देख सकते हैं। नेट रिएक्शन भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ हुआ है और PbSO4 में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, अब डिस्चार्जिंग के केस में H2SO4 कंज्यूम हुआ और PbSO4 जो है वो एक्यूमुलेटेड हो गया कैथोड पे और एनोड पे, दोनों पे। फिर चार्जिंग के बाद हमने देखेंगे कि एनोड पे भी PbSO4 है, कैथोड पे भी PbSO4 है, वो आपका कन्वर्ट होने लगेगा। एनोड पे तो आपका वापस से PbO2 बनेगा और कैथोड पे आपका वापस से PB बनेगा, क्योंकि हमने कैथोड पे PB ही लिया था, कैथोड पे हमने PbO2 लिया था और एनोड पे हमने PB लिया था। ठीक है, तो उल्टा बनना है, एनोड पे आपका PbO2 बना है और कैथोड पे आपका PB बना है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। तो यहाँ पे PbSO4 जो है वो इस बार यहाँ पे आपके चार्जिंग के केस में डिसॉल्व हो जाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड वापस से बना देगा हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास अगला सेल आता है फ्यूल सेल। इसे हम H2 और O2 हाइड्रोजन और गैस, हम वाटर और ऑक्सीजन लेते हैं और इससे हम पानी बनाते हैं, इसे फ्यूल सेल बोलते हैं। ये अपोलो स्पेस मिशन में यूज़ हुआ था, और यहाँ पे जो पानी बनता है उसको जो है एस्ट्रोनॉट जो है वो पीने के लिए यूज़ करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है गैल्वेनिक सेल से। यहाँ पे हम लेंगे 2 कार्बन की रॉड और उनके बीच में लेंगे NaOH का सॉल्यूशन जो कि कंसनट्रेटेड है। एक तरफ से हाइड्रोजन गैस जाएगी, एक तरफ से ऑक्सीजन गैस जाएगी। ठीक है, कैथोड पे भी और एनोड पे भी दोनों तरफ कार्बन रॉड ही है।
अब एनोड पे रिएक्शन होगी, आपका जो H2 है वो आपका ऑक्सीडाइज होकर आपका पानी बनाएगा, जो कि पानी बनता ही है हमें पता है। और कैथोड पे आपका O2 जो है वो रिड्यूस होकर OH माइनस आयन बनाएगा, जो कि OH माइनस आयन आपके वापस से एनोड पे काम आएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे हमें एनर्जी भी रिलीज होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोरोजन और रस्टिंग के बारे में। तो कोरोजन और रस्टिंग का मतलब होता है मेटल ऑक्साइड का बनना इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर की प्रेजेंट में आपकी मेटल जो है वो रिएक्ट करती है किसके साथ, यहाँ पे CO2 प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, पानी है, तो ये आपका H2CO3 यानी कि एसिड बना लेता है। तो ऐसे में जैसे मान लो Fe है, तो Fe जो है आपका एनोड पे, एनोड वाला ऑक्सीडेशन होगा तो Fe+2 में चले जाएगा, और कैथोड पे आपका O2 जो है वो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन के साथ तो H2O बना लेगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि SRP की वैल्यू यहाँ पे 1.25 और उसकी SRP की वैल्यू -0.44, दोनों को ऐड कर देंगे तो 1.67 वोल्ट यहाँ पे हमारे पास 1.67 वोल्ट उससे ज़्यादा है ये प्राइमरी सेल के दोनों वालों से। इतना तो हमें कोरोजन और रस्टिंग में देखने को मिलता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि Fe2O3.7H2O ये आपके रस्ट का केमिकल फार्मूला है। अगर हमें रस्टिंग से बताना है, अपनी मेटल को डिजनरेट होने से बचाना है, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर कोई प्रोटेक्टिव कोटिंग, जैसे कि ग्रीस, पाम ऑयल और बिस्फेनॉल की एटसेट्रा। इसके अलावा हम गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि कोटिंग कर सकते हैं मोर रिएक्टिव मेटल की आयरन सरफेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये बात पता है कि जिंक जो है वो उसकी कोटिंग करते हैं, क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्ट करता है आयरन से। और इसके अलावा चैप्टर के एंड में हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जब हमने डैनियल सेल पढ़ा था तो हमने एक जिंक की रॉड ली थी, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन पढ़ा था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो वहाँ पे हमें जो जिंक एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल पढ़ा था हमने। ठीक है, तो जो जिंक था वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में था, मतलब वहाँ पे हमारे एनोड हाफ सेल था, तो उसका जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है -0.76, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा। एक सेकेंड, हाँ, तो ये लेफ्ट हैंड में था, और लेफ्ट हैंड साइड हम जानते हैं जो ऊपर होते हैं वो होते हैं ऊपर वाले की SRP की वैल्यू बहुत कम होती है। तो जो जिंक वाला है यानी कि एनोड वाला है उसकी वैल्यू है -0.76, और जो नीचे वाला है वो आपका कॉपर है यानी कि वो कैथोड वाला है, उसकी है 0.34। तो जो टोटल हम डैनियल सेल का जो हम निकालते हैं EMF वो हमारे पास निकल के आता है 1.1 वोल्ट। और यहाँ पे अपना जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला वो ख़त्म होता है।